फ्रेंड्स, आज ये हमारा रियल नंबर का सेकेंड क्लास है। लास्ट क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया था। हमने रियल नंबर के डिफरेंट टाइप्स देखे और कॉन्सेप्ट्स को समझा। आज हम बहुत तेज़ी से कवर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे और इसके बाद में जो पहला एक्सरसाइज है गणित प्रकाश बुक का, इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। ये 5 टाइप के रियल नंबर्स होते हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर जैसे हमने बताया था, वन से लेकर के इन्फिनिटी तक हम काउंट करते चले जाएं, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हमने सर्किल में दिखाया। फिर एक चीज़ हमने और भी क्लियर किया था कि होल नंबर्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा होती है, उस ग्रुप में हम जीरो को रखते हैं। तो आप समझ जाइए कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जिनको हमने सर्किल में दिखाया, होल नंबर्स जिसे जीरो ऐड करने के बाद में एक ट्रायंगल के अंदर में जितने भी नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हो गए। यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद इंटेजर्स के बारे में हमने बताया था कि इंटेजर्स कुछ अलग नहीं है बल्कि वो होल नंबर्स ही हैं जिनके सामने में प्लस और माइनस के साइन हम लगा देते हैं। ये हो गए हमारे इंटेजर्स। इसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर में हमने ये कहा था कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक और चीज है, p और q दोनों ही इंटेजर्स हैं। यानी कि p और q की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा था। और यहाँ पे एक चीज़ हमने और कही थी कि ये जो p और q जो है, ये जो रेशियो है, इस रेशियो को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ले आते हैं तो वो डेसिमल के टर्म्स में आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें 1/2, 1/2, यहाँ पे 1 भी इंटेजर है, 2 भी इंटेजर है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो एक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होता है 0.5, 1/3। यहाँ पे 1 भी इंटेजर है, 3 भी इंटेजर है, दोनों का रेशियो लेते हैं 0.3333, कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन करने लायक है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इसका रेशियो जब हम निकालते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं। टर्मिनेटिंग यानी कि ये 0.50 ये फिक्स हो गया, खत्म हो गया, यानी कि इसके बाद रिमाइंडर्स 0 आ रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया। या रेकरिंग डेसिमल्स आते हैं। रेकरिंग डेसिमल्स क्या है? यहाँ पे 0.333 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन जो इसमें गौर करने वाली बात है
कि यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 3 ए रिकरिंग है, यानी रीअकर हो रहा है, बार बार सेम डिजिट रिपीट हो रही है। तो जब इस तरह के रेशियो के वैल्यूज आते हैं तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसके ऑपोजिट इरेशनल नंबर में बस यही डिफरेंस है कि उसके भी जो आउटपुट होते हैं वो डेसिमल्स में आते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम √2 √3 इन सबको इरेशनल नंबर बताया था। इसमें √2 √3 इसके जो भी वैल्यू आते हैं ये भी डेसिमल फॉर्मेट में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो ए भी है, 1/3 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इन्फिनिटी तक डेसिमल के बाद में कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये रिकरिंग डेसिमल्स है, यानी रीअकर हो रहे हैं, सेम वैल्यू बार बार आ रहे हैं। लेकिन इरेशनल नंबर के साथ ऐसा नहीं है, ये भी डेसिमल फॉर्म में आएंगे, लेकिन इनके बाद में डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स आते हैं वो रिकरिंग नहीं है, यानी 4 के बाद 1 फिर 4 1 इस तरह से नहीं है। ये वैल्यूज चेंज होते चले जाएंगे और ये इन्फिनिटी तक हम काउंट करते रहेंगे, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके साथ में अब हमें जो एक चीज देखनी है कि जो नंबर होते हैं, नंबर को हम जनरली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। सपोज ये जो लाइन है ये नंबर लाइन है। यहाँ पे इस नंबर लाइन के मिडिल में जो रेफरेंस पॉइंट है, यानी जहाँ से कोई भी स्टार्ट करेगा, तो हम अगर कहीं भी अगर घर से स्कूल जाते हैं, घर से मार्केट जाते हैं, तो हम मानते हैं कि जो घर है हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यानी 0 है। 0 से स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो वैसे ही हम मान लें कि यहाँ पे ए पॉइंट 0 है। अगर ए पॉइंट 0 है, इससे सामने की तरफ जब जाते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, और इससे पीछे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। ये चीज हमने इंटेजर का जब डिफिनेशन दिया था लास्ट क्लास में, तो उसमें बहुत अच्छे से हमने देखा था कि नंबर के आगे प्लस और माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे नंबर लाइंस में देखेंगे कि 0 के पीछे में जो नंबर्स जाएं वो उनके सामने हम माइनस रखते हैं, माइनस के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और सामने की तरफ जो जाते हैं उसे प्लस साइन देकर के रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। इस तरीके से बाकी जो नंबर्स हैं उनको कैसे प्लेस करते हैं इस चीज को हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0 से पीछे की तरफ -1 -2 -3 -4 टू इन्फिनिटी हम जा सकते हैं, और 0 से सामने की तरफ या तो +1 लिखे, +2 लिखे, या जैसे हमने बताया था कि अगर कोई साइन नहीं देते हैं इसका मतलब वो प्लस ही साइन होता है, तो 1 2 3 टुवर्ड्स इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो सपोज ये हमारा नंबर लाइन है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 से इन्फिनिटी तक नंबर लाइन पे हम एक बार नंबर्स को फिर से देख लेते हैं। 1 से इन्फिनिटी तक इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक इसको होल नंबर बोलेंगे, ओके, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उसे इंटेजर्स कहेंगे। आपको चीजें याद नहीं रखनी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। इस कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ यूज करके हम कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं।
इसके साथ हम लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं सिर्फ 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। एक चीज और, यहां पे रैशनल नंबर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो जो फ्रैक्शन में और डेसिमल में आएंगे वही रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर के डिफिनीशंस को आप ठीक से समझिए। वहां पे ये कहा गया है कि दो इंटेजर्स का रेशियो है और नीचे की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं इस तरह से देखूं, 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, यानी कि 2 को 1 से डिवाइड करने पर भी 2 ही आएगा। यानी कि ये देखिए, ये भी P, इसको अगर बोले P और इसको बोले Q, और here Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रैशनल नंबर के जो डिफिनीशन है इसमें पूरी तरह से फिट बैठता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे -2 ये भी इंटेजर है, सेम फॉर्मूला, तो -2 भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि जितने भी इंटेजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा फ्रैक्शंस में जो आते हैं, यानी कि 2/5, 3/5, 1/3, ये भी सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे दो इंटेजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये चीज हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। अब चलिए थोड़ा देखते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक बार आप समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी के प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी आसान हो जाती है। इक्विवेलेंट क्या होता है? देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि इक्विवेलेंट का मतलब कि समान, यानी जो चीज हमें अभी दिख रही है उसके अगेंस्ट में, उसके पास में अगर दूसरी भी चीज रख रहे हैं तो भी समान है। जैसे अगर मैंने 2 फूल गोभी रखा और दोनों का वजन 1 kg है तो दोनों फूल गोभी को हम समान मानेंगे, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली उसका शेप साइज अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उसका वेट अलग है, वेट सेम है और दोनों ही फूल गोभी है तो उसको हम समान मानेंगे। तो वही चीज हम इसमें भी देखने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट इंटीजर्स के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। टू बाई 5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और 5 0 नहीं है, तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। अब आप सपोज कीजिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 में 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 8 और नीचे में आया 20। इसी तरह 2 में 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आता है 6/50, ठीक। इसी तरह 2 में 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे में भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आता है कितना 10/25। यहां पे आप देखेंगे कि 2/5, 8/20, 10/25 और 6/50 ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन देखने में काफी अलग अलग लग रहे हैं। ये कुछ अलग दिख रहा है, ये कुछ अलग दिख रहा है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। लेकिन आप अगर इसको, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2/5। यहाँ पे 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2/5। 3 कैंसिल आउट, बचा क्या 2/5। यानी कि अल्टीमेटली इनका जो बेस वैल्यू है वो 2/5 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 2/5 की जो वैल्यू आ रही है 8/20 की भी वैल्यू सेम है, 10/25 की भी वैल्यू सेम है और 6/15 की भी वैल्यू सेम है। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 इक्वल टू 8/20 इक्वल टू 10/25 इक्वल टू 6/15। तो अब आप समझ गए कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, और ऐसे केस में ये जो भी वैल्यूज आते हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट्स होते हैं, जिन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब सपोज आपको अगर मैं ये कहता हूं कि दो डिफरेंट नंबर्स हैं, इनके बीच में आपको एक रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। जैसे यहां पे आप मान लीजिए कि x और y दो इंटीजर्स हैं और यहां पे x की वैल्यू y के वैल्यू से कम है। अब अगर आपको ये देखना हो कि इन दोनों के बीच में अगर कोई इंटीजर रैशनल नंबर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप इस चीज को समझिए, x की वैल्यू y से कम है। अगर दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो इसका मतलब x/2 की वैल्यू y/2 के वैल्यू से कम है। सही है, तो ये समझ में आ रहा है ना। यहां पे x की वैल्यू y के वैल्यू से कम है तो x की वैल्यू को आधा किया और y की वैल्यू को आधा किया तो x की वैल्यू का आधा और y की वैल्यू का आधा, इसमें x अभी भी कम ही रहेगा। ठीक, अब आप देखिए, अब इस चीज को अगर मैं नंबर लाइन पे अगर दिखाने की कोशिश करता तो कैसे दिखता। मान लो यहां से यहां तक ये है x, तो यहां पे x/2 का मतलब यहां से यहां तक हुआ x/2। इसके बाद में यहां से यहां तक है ये है y, तो यहां से इसका जो मिडिल वैल्यू है यहां से यहां तक ये है y/2। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि यहां पे जो x का हाफ है x/2, y का हाफ है y/2। अब अगर मुझे एक पोजीशन फाइंड आउट करना हो जो कि x और y ये दोनों के बीच में हो, ये दोनों के बीच में हो, तो वो क्या हो सकता है। ये जो x/2 ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से कम है, यानी कि इधर भी अगर x/2 को अगर मैं यहां पे रखता तो y/2 से छोटे डिस्टेंस पे आता। ठीक, अब समझ जाओ कि इस x/2 का यहां पे अगर y/2 है तो यहां पर भी y/2 है। अब इस x/2 को मैं यहां पे रखता हूं x/2, लेकिन यहां पे आप देखो चूंकि ये y/2 से x/2 की जो लाइन है छोटी है, तो यहां पे जो बैलेंस में ये जो y/2 था x/2 को मैंने रखा तो एक इस लेंथ से छोटी लेंथ में आई। ये जो टोटल लेंथ है
तो ये जो टोटल लेंथ है y की, उसमें हम देखेंगे कि y/2 और x/2 दोनों की जो लेंथ को ऐड कर देते हैं तो भी ये लेंथ y से छोटी है। लेकिन एक चीज आप और देख पा रहे हैं, चूंकि ये x/2 है और ये y/2 है और x/2 y/2 से कम है, यानी कि ये जो लेंथ आ रही है, इस टोटल लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, y/2 प्लस x/2। अब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ दिख रही है, ये लेंथ x के लेंथ से बड़ी है लेकिन y के लेंथ से छोटी है। अब यहां पे हम देखेंगे कि x और y इंटीजर हैं, दोनों को ऐड किया, नीचे में 2 है वो भी इंटीजर है, यानी कि ये जो नंबर है ये p/q के फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर आ रहा है x प्लस y/2, ये एक रैशनल नंबर है और इस रैशनल नंबर का पोजीशन क्या है, पोजीशन ए है कि इस रैशनल नंबर की वैल्यू x से ज़्यादा है लेकिन y से कम है। यानी कि ये जो नंबर है, अगर नंबर लाइन पे x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो ये जो लाइन है समवेयर, ये जो पॉइंट है, जो दूसरा नंबर है x प्लस y/2, ये इन दोनों के बीच में लाइन करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसी दो नंबर के बीच का कोई रैशनल नंबर बताइए, तो हमारे पास एक फार्मूला डेवलप हो गया और वो फार्मूला क्या है कि जो दो नंबर हैं उन दोनों को ऐड कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से आप डिवाइड करते हैं तो जो नंबर मिलता है, जो वैल्यू मिलती है, वो एक रैशनल नंबर है और वो इन दोनों नंबर्स के बीच का नंबर है। ठीक, अब देखिए यहां पे आप देख पाएंगे कि हमने जो भी x और y का वैल्यू लिया तो जनरल वैल्यू है। मैं इसको 2, 4 लेकर के भी एग्जाम्पल की तरह दिखा सकता था, लेकिन ये आप खुद प्रैक्टिस करके एक बार देख लीजिए कि x का वैल्यू 2 लीजिए, y का वैल्यू 4 लीजिए और फिर आप देखिए कि जो नंबर आता है वो क्या आता है, और जो नंबर आता है वो क्या x और y यानी कि 2 और 4 के बीच में कोई वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो फॉर्मूले कुछ अलग नहीं होते, फॉर्मूले जनरल फॉर्म्स होते हैं। ये फॉर्मूले जो बनाए जाते हैं ये हर चीज़ पे अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको खुद जब प्रैक्टिस करनी हो तो जो आसानी से आप समझ सकते हैं उसके हिसाब से आप वैल्यूज यहाँ पे एज्यूम करके एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। हमने इसको डिफिकल्ट वे में थोड़ा समझने की कोशिश की। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर हम वैल्यूज नहीं जानते x और y की, यानी कि x क्या है y क्या है, जस्ट हम ये जानते हैं कि y x से बड़ा है और दोनों ही इंटीजर है, बस ये 2 पैरामीटर्स हम जानते हैं और उसके बेसिस पे हमने लाइन डायग्राम के हिसाब से देखा कि इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर कैसे आ सकता है, यानी हमने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। तो ठीक है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ नंबर्स डाल करके और इसको खुद प्लॉट करके एक बार कोशिश करके देखिए क्या आंसर आता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि अगर इन दो नंबर्स के बीच में मुझे कोई एक नंबर फाइंड करना हो जो कि रैशनल नंबर है, वहां तक तो हमने कर लिया। अगर ऐसा हो कि हमें दो नंबर्स, यानी कोई भी दो नंबर लाइन पे दे दिए गए हैं और उससे हमें उन दोनों के बीच में 3, 4, 5, 6, 7, हमने जैसे अभी इसके पहले बताया कि दो नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स और इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं।
यानी कि उन दो नंबर्स के बीच में हम चाहे जितने भी रैशनल नंबर्स डाल सकते हैं। तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि उन दो नंबर्स के बीच में 3 या 4 या 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एक नंबर निकालना होता, हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। अगर उसके बीच में 3 नंबर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए इसको भी देखते हैं। हम अपने पूरे डिस्कशन में x और y जिसके साथ अभी हम कन्वर्सेंट हो गए, तो इन दोनों को एज एन इंटीजर मान करके चलेंगे और बाकी जो भी डेरिवेशंस है उसी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ए नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। इसका मतलब ये हुआ कि x और y 0 के इस साइड में है, तो इनकी जो वैल्यू है पॉजिटिव है। जस्ट फॉर असम्पशन हम समझने के लिए इसको लेकर के चल रहे हैं। x और y को हम इधर भी प्लॉट कर सकते हैं और इधर भी। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, समझने के लिए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि x और y इंटीजर है, इनकी वैल्यू प्लस और माइनस कुछ भी हो सकती है। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि मुझे x और y के बीच में 3 या 4, अब सपोज 4 रैशनल नंबर्स आपको पुटअप करने हैं, आप क्या करोगे? जैसे आपने देखा कि आप ऐसा एज्यूम करो कि एक एप्पल को अगर 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया था? सबसे फर्स्ट क्लास में जब हम रैशनल नंबर को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने क्या किया? एक को डिवाइड किया था 2 से, यानी क्या किया था? एक एप्पल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, तो 2 लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर एक एप्पल को अगर मुझे 4 लोगों में डिवाइड करना होता, तो हमने क्या किया था? एक एप्पल को 4 भाग में काट दिया था, लिटरली काट दिया था, और जो एक स्लाइसेस थे वो इक्वल स्लाइसेस थे, सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो हुआ था 1/4। अब देखिए, अगर मुझे ये कहना हो कि x और y के बीच में 4 नंबर मुझे प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूंगा? x और y ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होगा? जैसे अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तो 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 माइनस 0। 2 से 0 के बीच का डिस्टेंस कितना है? यानी कि 8 डिस्टेंस है 1 माइनस 0। 8 डिस्टेंस कितना है? 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। यानी कि 0 लाइन से जहां पे जो नंबर हमने प्लॉट किया है वो 0 से यहां तक का डिस्टेंस है। इसी तरह 0 से y तक का डिस्टेंस, y नंबर का मतलब 0 से यहां तक का डिस्टेंस है y। तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? y माइनस x, ठीक? यानी कि तब मुझे a वाला डिस्टेंस मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि इस डिस्टेंस के बीच में मुझे 4 रैशनल नंबर्स प्लॉट करने हैं। 4 रैशनल नंबर्स प्लॉट करने हैं, सीधी सी बात है। क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको 4 भागों में मैं डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3 और 4। तो अब 4 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद इसका वैल्यू p ले लो, इसका q, इसका r, इसका s। तो ये जो p q r s नंबर लाइन पे जो 4 भागों में डिवाइड करने पे जो पॉइंट्स है p q r s, ये एक्चुअली रैशनल नंबर्स है। और इनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू होगी 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस p की वैल्यू हो गई,
0 से यहाँ तक की डिस्टेंस q की वैल्यू हो गई और 0 से यहाँ तक की वैल्यू r की वैल्यू हो गई और सिमिलरली s की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से हम क्या समझ रहे थे, किसी भी नंबर का जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है 0 से, वही उसकी वैल्यू है। तो अब हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस तरह से समझ लिया कि ठीक है भाई, अगर x और y के बीच में अगर 4 पॉइंट अगर हम प्लॉट कर पाते हैं तो वो जो पॉइंट्स हैं वो रैशनल नंबर हैं और उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 से वहां का डिस्टेंस हम ले लेंगे। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को, यानी कि x और y के बीच का जो डिस्टेंस था, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया, यानी कि y माइनस एक्स को डिवाइड किया 4 से। तो 4 से डिवाइड किया का मतलब क्या हुआ, ये जो इच डिवीजन है ना, 4 पॉइंट हमने प्लॉट किए, तो टोटल डिवीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 रैशनल नंबर प्लॉट करने के लिए इसको हमें 5 भागों में डिवाइड करना पड़ा, यानी y माइनस एक्स को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तब जाकर के हम 4 पॉइंट्स प्लॉट कर पा रहे हैं। अब मान लो कि ये जो ईच पार्ट है इसका वैल्यू d है, यानी कि यहां से यहां की डिस्टेंस d है, यहां से यहां की डिस्टेंस d है, यहां से यहां की डिस्टेंस d है। ठीक, इस तरह करके सारे पार्ट की डिस्टेंस d है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5d इक्वल टू कितना हुआ, a वैल्यू था y, मतलब इस टोटल y माइनस एक्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स का यूनिट यानी ईच पार्ट का जो डिस्टेंस है d है, यानी कि 5d इक्वल टू क्या होगा, सारे d को जोड़ दिया तो टोटल मिलाकर के y माइनस एक्स के बराबर हुए। तो एक जो छोटा पार्ट है उसका डिस्टेंस क्या हुआ, d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई 5। तो यहां पे आपने क्या देखा कि मुझे 4 पॉइंट प्लॉट करने थे। अब फिजिकली पहले इसको अंडरस्टैंड कीजिए, फॉर्मूला हम समझ जाएंगे, फॉर्मूला तो वहीं से आ जाएगा। अब बेसिक को समझने की कोशिश कीजिए। हमने नंबर लाइन पे नंबर को समझा कि नंबर की जो पोजीशनिंग होती है, अगर 2 है इसका मतलब 0 से वो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, 4 है इसका मतलब 0 से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक, अब मुझे 2 और 4 के बीच में अगर 5 रैशनल नंबर या 4 रैशनल नंबर प्लॉट करने हैं, तो 4 रैशनल नंबर प्लॉट करने हैं, सपोज मुझे प्लॉट करने हैं, तो मैं तो सोचूंगा कि भाई इक्वल डिस्टेंस पे प्लॉट करूं अपने हिसाब से, तो मैं आसानी से उसको प्लॉट करने के लिए सोचूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 और 4 जो पोजीशन है उसको, जो डिस्टेंस है उसको स्केल से मेजर करूंगा और उस स्केल से उस डिस्टेंस को मेजर करके और मैं इक्वल जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड करके और 4 पॉइंट्स में वहां पे प्लॉट करूंगा। अब जब 4 पॉइंट में प्लॉट कर रहा हूं तो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x और y ये दोनों के बीच में 4 पॉइंट प्लॉट किया, p q r s। तो जब 4 पॉइंट प्लॉट किया तो देखा क्या कि ये जो x और y के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, 4 पॉइंट प्लॉट करने के लिए इसको 5 भाग में डिवाइड करना पड़ा, p q r s। ये 4 पॉइंट प्लॉट हुए, लेकिन आप गैप देखिए कितने गैप हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो मतलब हो गया कि x और y के बीच में या 2 और 4 के बीच में अगर मुझे 4 पॉइंट कहीं पे प्लॉट करने हैं तो
इसके लिए जो उसके बीच का डिस्टेंस है 4 माइनस 2 या y माइनस एक्स का जो डिस्टेंस है उसको मुझे 5 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, तब 4 पॉइंट की पोजीशन वहां पे बनेगी। थोड़ा सा इस चीज को एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और अच्छे से सोचिए, एक बार आप समझ जाएंगे, ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। हमने प्रैक्टिकली जो चीज है प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और उसी चीज को हम फॉर्मूले के टर्म्स में डेवलप कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हमने y माइनस एक्स बाई 5, अब इस एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो d है y माइनस एक्स बाई 5 है। ठीक है भाई, d की वैल्यू तो निकल गई, तो d की वैल्यू तो निकल गई। अब यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये पहुंच गए कि जो इंडिविजुअल पार्ट है उसका डिस्टेंस तो निकल गया, लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम क्या था, मुझे p, q, r, s जो 4 रैशनल नंबर हमने माने हैं उन नंबर्स की वैल्यू चाहिए। और वैल्यू का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन पे वैल्यू का मतलब होता है कि 0 से p की वैल्यू, p का डिस्टेंस कितना है, 0 से q का डिस्टेंस कितना है, 0 से r का डिस्टेंस कितना है और 0 से s का डिस्टेंस कितना है। ये जो टोटल डिस्टेंस है इच नंबर के पोजीशन की, वही उसकी वैल्यू होगी। अब देखिए, अब अगर मुझे 0 से p की वैल्यू अगर लेनी है तो मैं या तो 0 से p की वैल्यू यहां पे मेजर करूं, जो कि मुझे नहीं पता है क्योंकि p की पोजीशन तो मैं अभी मैंने इनपुट की ना, अभी मैंने इनपुट करने जा रहा हूं, तो कहां पे प्लॉट करूंगा उसको, अभी तो मुझे डिसाइड करना है। लेकिन एक जो चीज हमें पता लगी है कि ये जो p है ये x और y के बीच में है, ठीक। तो ये p है, ये कितने डिस्टेंस पे है, x के बाद d डिस्टेंस पे है, क्लियर। तो मुझे x का पोजीशन तो पता है, तो फिर x के पोजीशन के बाद वहां से d डिस्टेंस पे आऊंगा तो मुझे p मिल जाएगा। फिर p के बाद d डिस्टेंस पे q है, फिर q के बाद d डिस्टेंस पे r है, फिर वैसे आप देखेंगे कि r के बाद d डिस्टेंस पे s है। तो अगर यहाँ पे अगर आप इस चीज को और जनरलाइज करके समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे p इक्वल टू एक्स प्लस डी, q इक्वल टू एक्स प्लस डी, यानी कि p की पोजीशन है प्लस d, r इक्वल टू ये जो q की पोजीशन है x प्लस डी प्लस डी प्लस डी, यानी बेसिकली ए एक्स प्लस 2d, ए हुआ x प्लस 3d, और इसी तरह s आएगा x प्लस 4d। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो p, q, r और s, ये सबकी पोजीशन हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। कैसे, x की वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे तो मैंने 4 नंबर बताए कि 4 नंबर प्लॉट करने हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि इन 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स हम दे सकते हैं। तो मान लो कि मैं 4 नहीं, मैं आपको बोलता हूँ 14 या 1000 नंबर्स प्लॉट करने हैं x और y के बीच में, तो फिर कैसे करोगे? 1000 नंबर प्लॉट करने हैं, ओके। तो कितने वहां पे d की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू आएगी y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्लॉट करने थे तो 5 लिखना पड़ा, यानी प्लस 1। अब इसको समझो कि 4 पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए मुझे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तो इसी तरह आप जितने भी 5 नंबर प्लॉट करने हैं तो 6 पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे। तो अगर 1000 रैशनल नंबर्स अगर वहां पे प्लॉट करने हैं तो आपको 1000 प्लस 1 टाइम्स उसको
यहाँ पे y माइनस एक्स को डिवाइड करना होगा। इसको मैथमेटिक्स के टर्म में हम ये तो कंटिन्यू हम बोलते ही चले जाएंगे कि भाई 1000 टाइम्स डिवाइड करो, 5 टाइम्स डिवाइड करो। तो अगर फॉर्मूले की तरह अगर इसको डेवलप करना है तो मुझे एक जनरल टर्म यूज करना होगा। तो जनरल टर्म हम क्या बोलते हैं, n यूज करते हैं। n भी इंटेजर होता है। n का मतलब जनरली नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, या नंबर्स आप पकड़ लो कि इतनी बार आपको x, y और n ये जो 3 टर्म है अब इनके साथ कन्वर्सेंट हो जाना होगा, क्योंकि अब मैथमेटिक्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो x, y और n सिंबॉलिक तौर पे कंटिन्यूअस यूज होने वाले हैं। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस चैप्टर के लिए यूज हो रहा है। x को, y को हम हमेशा अननोन मानेंगे, n को हम ऐसे यूज करेंगे कि ये एक इतना नंबर्स इतनी बार अगर कोई घटना घट रही है तो उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि यहाँ पे n को डिफाइन करेंगे कि अगर n नंबर्स प्लॉट करने हैं, यानी x और y के बीच में n नंबर्स प्लॉट करने हैं, n रैशनल नंबर्स प्लॉट करने हैं, ठीक। तो अब n रैशनल नंबर्स प्लॉट करने हैं, आप ये जो इंटायर पोजीशनिंग है इसको एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद मैं फाइनल फॉर्मूला लिखता हूं। अगर आपको n नंबर्स प्लॉट करने हैं तो d की वैल्यू क्या होगी, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। पिछले वाले केस में हमने देखा यहाँ पे n की वैल्यू 4 थी, n इक्वल टू 4 था, यानी 4 नंबर प्लॉट करने थे तो नीचे में हमने 5 से डिवाइड किया, ठीक। तो अब ये यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूले हो गए, यानी कभी भी आपको जितने नंबर्स प्लॉट करने हैं आप ये डिफरेंस निकालिए, यहाँ पे जितने नंबर प्लॉट करने हैं वो नंबर रखिए, d की वैल्यू निकल गई और उसके बाद वो नंबर्स कैसे प्लॉट करने हैं, ऑब्वियसली x और y यहाँ पे रहेगा। पहला नंबर अगर n नंबर्स हैं तो p1 p2 p3 p4 डॉट 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 करके pn होगा। अब यहाँ पे p1 इक्वल टू क्या होगा, x प्लस डी, ठीक। p2 क्या होगा, x प्लस 2d। तो इसी तरह अगर आप आगे जाकर के देखेंगे कि pn इक्वल टू क्या होना चाहिए, गेस कीजिए। p1 का मतलब 1d, 2 का मतलब 2d, तो n का मतलब x प्लस n, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा कि आपको सारे नंबर्स की पोजीशनिंग पता लग गई। नंबर लाइन पे पोजीशनिंग का मतलब होता है डिस्टेंस। आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन में आएंगे तो एक कॉन्सेप्चुअली आप समझ लीजिए, लेकिन वहां पे आपको स्केल के थ्रू आपको नंबर लाइन प्लॉट करनी होगी, वहां पे आपको डिस्टेंस के हिसाब से चीजों को प्लॉट करके दिखाना होगा, ठीक। ठीक है, अभी इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चलेंगे, उसमें स्केल का रिप्रेजेंटेशन करते हुए हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेंगे कि कैसे नंबर्स को प्लॉट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये लगभग क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चलते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सीख लेंगे। तो गणित प्रकाश का चैप्टर 1.1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं।
देख लो कैमरा में अगर आ रहा होगा। मैं प्रॉब्लम साथ में लिखते भी चलूंगा। एक्चुअली लास्ट नाइट पूरी क्लास रिकॉर्ड करने के बाद में पता चला कि समहाउ वीडियो बीच में ये स्टॉप हो गया था, तो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो आज मॉर्निंग में फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो कोशिश तो यही है कि रात को जितनी अच्छी क्लास रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी उतनी ही अच्छी की जाए, लेकिन बीच बीच में वीडियो चेक करना ज़रूरी है। ओके, सो पहला प्रॉब्लम है, लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट 4 रैशनल नंबर्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है ये तो आप लिख लो, राइट एनी 4 रैशनल नंबर। भाई जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं, +2 -2 0। अच्छा, जीरो पे डिस्कस किया कि नहीं हमने, कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है? चलो भाई देख लेते हैं इसको, जीरो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे जीरो भी रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर का फॉर्मूला क्या है, P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं 0/1। तो यहाँ पे जीरो भी इंटीजर है, ठीक, 1 भी इंटीजर है, यानी कि एक P/Q के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे 1 यानी जो Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है सारे क्राइटेरिया को। तो 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 इज ए रैशनल नंबर। इसके साथ में एक और चीज नोट करके रखिए कि 0 नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, यानी कि 0 के सामने प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। तो एक जो इंटीजर के लिए हम बोलते हैं ना कि इंटीजर के सामने प्लस या माइनस हो सकते हैं, 2 के सामने प्लस हो सकता है, 2 के सामने माइनस हो सकता है, 0 के सामने प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, 0/0। तो ए नीदर पॉजिटिव neither positive nor negative integer, ये अपने आप में है तो है। तो एक बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है, इज 0 ए रैशनल, ओ ये तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ही वही है, इज 0 ए रैशनल नंबर। अभी अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया, लेट अस एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, P/Q के यानी कि पूरा प्रॉब्लम ही हमने सॉल्व कर लिया। क्या 0 रैशनल नंबर है? हाँ है। इसको P/Q के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कीजिए, हमने किया और करके देख लिया कि ये एक रैशनल नंबर है और ये सारे क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैं लिख देता हूं इसको।
ओके, अब ये जो नंबर्स हैं हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। चलिए तो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो नंबर्स हैं नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं, तो अगर आपको फिजिकली पेन पेपर में इसे प्लॉट करने हैं तो आप क्या करोगे? आप एक स्केल लोगे, स्केल लो और 20 सेंटीमीटर की एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करो। सेंटीमीटर बीच में जहां पे 10 आता है स्केल में, आपका 1 से लेकर 20 आपने डिस्टेंस को ड्रॉ किया। अब बीच में जहां पे 10 आता है उसको आप 0 लिखो, तो उस 10 के बाद बाकी डिस्टेंस भी 10 है, तो यहां पे आप लिखो 10 और उसके पीछे का डिस्टेंस भी 10 है, यहां पर लिखो आप -10। ठीक, यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था नंबर लाइन पे? दिस नंबर माइनस दिस नंबर, यानी अगर ये y है और ये x है तो y माइनस x इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो y माइनस एक्स, y 10 है और माइनस 10, x की वैल्यू 10 है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 10 दैट्स इक्वल टू 20। यानी कि आपने 20 सेंटीमीटर जो लंबी लाइन ड्रॉ की उसको हम नंबर लाइन पे इस तरह से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। स्केल पे तो आपको 0 और -1 2 3 तो नहीं होता, ठीक? नहीं तो आप क्या करेंगे, 1 से 10 सेंटीमीटर तक इधर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर स्केल को अपोजिट डायरेक्शन में रख करके 1 से लेकर के 10 सेंटीमीटर दूसरे डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप कीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये हुआ 1 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर से स्केल पे मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ये जो 0 और 1 के बीच में जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है वो फर्दर 10 मिलीमीटर में आप देखोगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक? अब चलो, अब अगर मान लो कि मुझे नंबर लाइन पे 7 प्लॉट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस तरह से स्केल से एक डिस्टेंस बनाया और 7 प्लॉट करना है ना, 7, ए हो गया 7, यानी दिस इज द पॉइंट, 7 हो गया। अगर -4 करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे जो -1 -2 -3 -4, तो ए जो है ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक? प्लस और माइनस दोनों में आप समझ गए। चलिए यहां तक तो हो गया, आप कर लोगे आसानी से। अब मजे की बात यह है कि अगर मुझे 3/5 अगर प्लॉट करना हो, 9/2 प्लॉट करना हो, 2/9 प्लॉट करना हो, 11/5 प्लॉट करना हो, -13/4 प्लॉट करना हो, तब कैसे करेंगे? आसान है। चलिए इसको भी हम लोग बहुत ही बेसिक से समझते हैं। एक चीज आप समझो, मैं एग्जांपल लेता हूं 2/9 को। 2/9 को मुझे प्लॉट करना है, 2/9। यहां पे आप सबसे पहला चीज नोटिस करो, 2/9 में 2 इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है। दोनों किस तरह के इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है, ठीक? सीधी सी बात है कि इनके सामने में नेगेटिव साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव में आने वाले हैं, यानी कि ये 0 से इधर के साइड में आने वाले हैं, यानी इधर का पोर्शन गायब हो गया। क्लियर?
तो अब आधा पोजीशनिंग तो मेरी क्लियर हो गई कि भाई जीरो के इधर हमें प्लॉट नहीं करना है, हमारी जो भी प्लॉटिंग होनी है वो जीरो से पॉजिटिव साइड में होनी है। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई 2/9, यहां पे एक चीज आप याद करके रखो कि अगर ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर न्यूमरेटर से ज्यादा होती है तो वो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। यानी अगर एक ऊपर में p है और एक q है, और अगर q इज ग्रेटर देन p, देन p by q is always less than 1। बड़ी छोटी सी चीज है, आप इसको एकदम माइंड में रिकॉर्ड करके रख लो। तो यहां पे आप देखो 2 है, 9 है, 9 q है और 2 p है। q की वैल्यू p से ज्यादा है, यानी p by q इज लेस देन 1। यानी ये जो रेशियो है आप डिवाइड करके भी डेसिमल के टर्म्स में आप देखोगे तो चलो भाई प्रैक्टिकली देख ही लेते हैं। आप इसको डिवाइड करो 0.2 और 18 फिर 2, फिर यहाँ पे 0 आया, फिर 2, 0.22। तो 0.22 ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि ये जो डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल के पहले 0 आ रहा है, इसका मतलब कि अगर 1 पॉइंट समथिंग होता है यानी कि 1 से वैल्यू ज्यादा थी, 2 पॉइंट समथिंग होता है यानी कि 2 से वैल्यू ज्यादा थी, लेकिन ये 0 है यानी 0 से ज्यादा है लेकिन ये 1 से कम है। तो प्रैक्टिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो। चलिए अब इस पे हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एक पोर्शन पॉजिटिव साइड में प्लॉट होगा, दूसरा क्या, इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो 1 से कम है यानी कि इसकी पोजीशनिंग अब क्या हो गई, 0 और 1 के बीच में हो गई। क्लियर। चलिए अब यहां तक तो हम क्लियर हो गए कि भाई ये 0 और 1 के बीच में इसको हमें प्लॉट करना है। तो 0 और 1 के बीच में प्लॉट करना है। अब इस पोजीशन में फिर हमें देखना भाई ये क्या है, 2/9, 2/9 सही है। चलिए देखते हैं कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं। 2/9 प्लॉट करने के लिए यहां पे 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस है। इस 0 से 1 के बीच के डिस्टेंस को आप कितने भागों में डिवाइड करोगे, क्योंकि ये जो पार्ट है आप स्केल पे ये सारे डिस्टेंस देख पा रहे हो। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो 2/9 को हमें प्लॉट करना है। 2/9 यानी कि ये जो 0 से 1 के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हमें 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 9 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ से आपको 10 पार्ट का डिवीजन स्केल पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, क्योंकि ये 10 डिविजन्स बाय डिफॉल्ट होते हैं स्केल में। तो आप पेज पे अगर स्केल को अलाइन करते हो तो आप देख पाओगे कि 10 डिविजन्स तो हैं, लेकिन 9 डिविजन्स में यानी कि उसी डिस्टेंस को आपको 9 डिविजन्स में डिवाइड करना है। 9 डिवीजन में क्या है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक स्केल पे 1 है तो आपका पॉइंट समो यहाँ पे आएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा, पांचवा थोड़ा सा आगे, यानी थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट को अप्रोक्स उसी के आसपास में रखना है। क्योंकि टोटल एग्जैक्ट डिवीजन आप स्केल पे देखोगे तो 10 डिविजन्स के लाइन वहां पे ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन आपको 10 डिविजन्स नहीं उसको 9 डिवीजन में करने हैं। 9 डिवीजन में करना है, तो 9 डिवीजन में करना है यानी कि ईच डिवीजन की जो वैल्यू है
वो 1 mm से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो वो आपको अप्रोक्स वहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है, मैंने प्लॉट कर लिया। इस तरह से हमने 9 डिवीजन प्लॉट कर लिए। अगर जब ये प्लॉट कर लिए इसके बाद में, तो मेरे पास में 2/9 प्लॉट करना है। 2/9 का मतलब कौन सा होगा? 2/9 यानी कि ये जो ईच डिवीजन जो है ये 1/9 है, यानी कि इस कंप्लीट को आपने एक एक डिवीजन करके एक किया। तो 2/9 का मतलब 1/9 प्लस 1/9, यानी कि ये जो पहला और उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है 2/9 का। तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद में 3/5 आप सिमिलरली ट्राई करके देख लीजिए, वैसे ही बनेगा। अब आता है 9/2, 11/5 और -13/4। इसमें हम -13/4 को अटेम्प्ट करते हैं, बाकी आप सेम एनालॉजी से बना लेंगे। -13/4 माइनस का मतलब क्या हुआ? 0 से नेगेटिव की तरफ जाना है, यानी कि ए वाले पोर्शन वैनिश हो गए। ठीक, अब कितना दूर जाना है? चलिए -13 को एक्सप्लोर करते हैं। -13 को इतना लिख सकते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है, ऊपर में जो न्यूमरेटर है, उसको डिवाइड करेंगे ताकि एक फुल वैल्यू मुझे मिले, यानी कि कंप्लीट वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 4 के जो पहाड़े पड़ते हैं, 4 के जो मल्टीपल्स हैं, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, यानी 8, 12, 16। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 13 यानी कि 12 जो है 4 का मल्टीपल है, ये इसके बहुत पास में है। तो मैंने 13 को क्या किया? 12 प्लस 1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप मान लो ये आएगा 12/4 प्लस 1/4। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लो, इसको डिवाइड किया हमने, ये आया वैल्यू 3। प्लस 1/4 ये वैल्यू आ रहा है मेरा। अब अगर इस वैल्यू को मैं ये देख पाऊं तो ये नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट करना है, बस बात खत्म। इसके बाद क्या दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है नंबर लाइन पे 3 और 3 प्लस 1/4 है, यानी 3 से बड़ा है। कितना बड़ा है? यानी 3 से 1/4 बड़ा है। तो 3 और 4 जो नंबर्स अगर प्लॉट करते हैं 3 और 4, इन दोनों के बीच का यूनिट डिस्टेंस क्या है? 1 है। तो उस 1 को पहले तो आप 3 नंबर्स पे आ जाओ, यहां तक आप पहुंच गए 3। अब यहां से 1/4 और आगे की तरफ इस नंबर को जाना है, तो 1/4 कैसे प्लॉट करेंगे? 1 क्या है? 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम क्या करेंगे? 4 भागों में डिवाइड करेंगे। स्केल पे रखा हमने, 4 भागों में इसको डिवाइड किया, 1 2 3 4 भागों में डिवाइड किया। अब ये जो पहला पोर्शन 4 भागों में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? ईच पोर्शन का जो वैल्यू है 1/4, ठीक। तो 1/4, अच्छा 4 भागों में डिवाइड करना, 4 भागों में डिवाइड करने का मतलब हमें 3 पॉइंट प्लॉट करने हैं, ठीक।
3 पॉइंट प्लॉट करने हैं। जैसे हमने इसके पहले हमने समझा था कि अगर 3 पॉइंट प्लॉट करने हैं तो 4 भागों में डिवाइड करने होते हैं, अगर 4 पॉइंट प्लॉट करने हैं तो 5 भागों में डिवाइड करने होते हैं उस लाइन को। ठीक, तो यहाँ पे अगर मुझे 4 भागों में डिवाइड करना है, एक को 4 से डिवाइड करना है, यानी 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मुझे इस डिस्टेंस के बीच में 3 पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे। 3 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे मुझे प्लॉट करने हैं। तो 3 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे प्लॉट करूंगा तो जो ईच पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4। अब यहां से मुझे 3 से 1/4 मूव करना है। मैंने क्या किया, ए वाला जो पॉइंट है इसको मार्क कर दिया, ए हमारा आंसर है। हम अभी तक जो भी मूव कर रहे हैं बेसिक से मूव कर रहे हैं। आप बेसिक्स को एकदम ध्यान से समझिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे डिस्कशन के टाइम में इसको 9 टाइम्स यानी 9 भागों में डिवाइड करना है। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 8 पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। 8 पॉइंट्स, तो 8 पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे तो आप उसी के हिसाब से आप देखोगे स्केल पे 8 पॉइंट्स प्लॉट करने, इक्वल डिस्टेंस पे आप प्लॉट कीजिए और ईच पार्ट का डिस्टेंस 1/9 हो जाएगा। ठीक, तो बाकी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट मी चेक वीडियो चल रहा है या नहीं। देखिए प्रॉब्लम है, राइट वन रैशनल नंबर lying between two numbers given below and और उसके बाद उस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। चलिए ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक तेजी से एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इन दो नंबर के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। दिस इज x, दिस इज y। देन इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, x + y/2। तो ये चीजें आप सब पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप। चलो मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। -1 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, -2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2 = -1/4। यानी कि इसके बीच में अगर कोई रैशनल नंबर मुझे निकालना हो, फॉर्मूला मेरा वही है x + y/2, ओके, और वैल्यू आएगा
-1/4। -1/4 का मतलब 0 से 1 के बीच में जाएगा माइनस की तरफ, ठीक, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, यानी कि ये जो 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहने वाली है। कैसे प्लॉट करेंगे? 4 भागों में डिवाइड करना है, ठीक, 4 भागों में डिवाइड करना है, इसका मतलब 3 पॉइंट्स 0 और 1 के बीच में 3 पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। और ये जो पहला पॉइंट होगा 1/4, यानी यहां से यहां, यानी ईच यूनिट की डिस्टेंस 1/4 होगी, 1/4 1/4 और ये भी है 1/4। तो 0 से ये जो पहला डिस्टेंस है ये है 1/4, देन दिस इज आवर पॉइंट आंसर, ठीक है। थोड़ा पॉज करके इसको आप अच्छे से देख लो। बिल्कुल सेम फॉर्मूले आप सब पे अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है, 4 और 5 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं और उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं, ठीक भाई। अब देखो जो भी चीज़ें अब हम कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ भी अलग नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमने समझे अभी तक, सेम कॉन्सेप्ट सब में अप्लाई हो रहे हैं। और कैसे नंबर लाइन पे हमें प्लॉट करना है, इस चीज़ को इलाबोरेटली हमने जो समझा, बिल्कुल सेम चीज़ें ईच एंड एवरी केस में रिपीट होने वाली है। तो नंबर लाइन पे हमने देखा कि कैसे फ्रैक्शन को, पॉजिटिव फ्रैक्शन को, नेगेटिव फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं, ये हम देख चुके। तो जैसे नंबर कैसे प्लॉट होने हैं वो तो आप कर लोगे सारे के सारे। एक्चुअली वो प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही साउंड होते चले जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, वो आप देख पाओगे। तो अभी हमने इसके पहले जो फॉर्मूला डेवलप किया था, आपको याद होगा कि x और y के बीच में n नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर अगर मुझे देने हो तो कैसे देंगे। यहाँ पे क्या है 4 और 5, यहाँ पे x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, n की वैल्यू कितनी है 3, ओके। तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या होगा y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। यानी d की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक। तो अब पहला रैशनल नंबर, मान लो कि पहला रैशनल नंबर को हमने R1 किया, तो R1 किया का मतलब क्या, x से d डिस्टेंस पे वो आएगा, यानी x प्लस डी, R2 x प्लस 2d, R3 x प्लस 3d इस डिस्टेंस पे आएगा। ये हम ऑलरेडी इलाबोरेट करके समझ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। अब देखो x की वैल्यू क्या है 4, d की वैल्यू क्या है 1/4। अब ये आप देख लो, अब ये तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना ऐसे ही आसान है भाई, 4 प्लस 2/4, ठीक, ये है 4 प्लस 3/4।
अबे तो नंबर लाइन में देखो इसका टोटल वैल्यू क्या आएगा, ये तो आप देख लेना। 16 + 1/4 = 17। ठीक है, एक कंप्लीट सॉल्व करने के बाद वैल्यूज ये आएंगे, लेकिन अगर नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो हमको इस ब्रेकेज को देखना होगा। ठीक, ये 4 का मतलब 4 तक कम आ गए, इसके बाद में 1/4, 2/4, 3/4, यानी कि 4, ये जो 4 है इच पार्ट को हमने देखा कि इसको 3 पॉइंट्स प्लॉट करने ना, 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट किया। पहला पॉइंट 4 से 1/4 के डिस्टेंस पे, दूसरा पॉइंट यानी ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया तीसरा R3। अब इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, अभी तक जो भी बोला आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर है। और आप देख पा रहे होंगे हम कुछ भी अलग यूज नहीं कर रहे हैं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले डेवलप किए। अब उस फॉर्मूले को यूज करके बस हम अपने प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं। तो आप बेसिक्स को जितना अच्छे से समझ जाओगे कि हो सकता है फॉर्मूले आप भूल भी जाओ, तो बेसिक अगर याद रहे तो आप वहां से फॉर्मूले इमीडिएट डेवलप करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। Similarly questions हैं, let me write 6 rational numbers between 1 and 2 and place them on number line, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write 3 rational numbers lying between 1/5 and 1/4। चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 1/5, ये जो वैल्यू है 1/5 हो गई और 1/4 हो गई। ठीक, ये उल्टा हो गया क्योंकि 1/5 छोटा होता है। अब यहां पे ऑलरेडी जो 2 रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स हमें प्लॉट करने हैं। फॉर्मूला अभी भी वही है, x = 1/5, y = 1/4 और 3 पॉइंट्स हमें ये करने हैं। यहां भी b = y - x 1/4 - 1/5, 3 points, 3 + 1। ठीक, ये वैल्यू जा रहा है हमारा d का वैल्यू है। ओके, चलिए यहाँ पे एक चीज है कि इसने इस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि मैं वही देख रहा था कि ये 1/80 है, इसको प्लॉट करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इसके लिए जो डिविजन्स हैं वो काफी छोटे हो जाएंगे, काफी छोटे हो जाएंगे, तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं, d मिल गया आपको, तो R1 क्या होगा, x + d, R2 x + 2d और R3 x + 3d। तो हो गया x की वैल्यू 1/5 प्लस d 1/80। आप सॉल्व कर लो इसको, 1/5 प्लस 2/80 सॉल्व कर लो। इसी तरह इसको भी आप सॉल्व कर लो। तो 3 पॉइंट्स हमारे निकल गए, कोई कंफ्यूजन नहीं, फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले सेम है और हम उसी फॉर्मेट में सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी पुट T if the statement is true and write F if the statement is wrong। यानी ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है और उनसे आपको समझना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है।
तो फटाफट रिकैप करते हैं। बाई एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग टू इंटेजर्स वी गेट इंटेजर्स। कहना चाहता है कि अगर दो इंटेजर को आप जोड़ते हो तो क्या मुझे इंटेजर मिलेगा? बिल्कुल सही बात है भाई, इंटेजर मिलेगा क्या? इंटेजर क्या थे? आप देखो ये सारे के सारे होल नंबर्स के सामने में प्लस या माइनस साइन लगा देते हैं तो इंटेजर्स थे। तो इंटेजर्स का मतलब एक कंप्लीट नंबर्स है, वो डेसिमल में नहीं आते, वो फ्रैक्शन में भी नहीं आते, वो कंप्लीट नंबर्स है। तो दो कंप्लीट नंबर्स यानी 7 और 2 को ऐड करोगे तो एक कंप्लीट नंबर ही आएगा, ठीक। अगर 7 से 2 को माइनस करोगे तो भी एक कंप्लीट नंबर ही आएगा। तो यानी कि जो दो इंटेजर्स हैं उनको ऐड करोगे तो भी इंटेजर मिलेगा, अगर उन्हें सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी इंटेजर मिलेगा, और -1, आप सपोज -1 एक इंटेजर है और 5 एक इंटेजर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आएगी -5। यहाँ पे माइनस का मतलब जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है और 5 भी एक वैल्यू इंटेजर की है, यानी -5 इंटेजर है, यानी मल्टीप्लाई भी करोगे तो इंटेजर ही आएगा। लेकिन डिवाइड करोगे तो अगर दो इंटेजर्स को डिवाइड करोगे तो क्या हमेशा इंटेजर ही मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि रैशनल नंबर का जो फॉर्मूला ही डेवलप था, रैशनल नंबर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू इंटेजर्स। यानी कि जो रैशनल अगर दो इंटेजर्स को डिवाइड करते हो तो हमें इंटेजर्स नहीं मिलेगा हमेशा। तो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है? बाय एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग टू इंटेजर्स वी गेट इंटेजर। ठीक है, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, वहां तक हमें इंटेजर ही मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन दो इंटेजर्स को आपस में डिवाइड करने पे वो रैशनल नंबर भी मिलेंगे, इररैशनल नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाय डिवाइडिंग टू इंटेजर्स वी ऑलवेज गेट एन इंटेजर। नो, इट इज फॉल्स। अभी हमने डिस्कस कर लिया, फिर से मैं नहीं बोलूंगा। लेट मी सी एंड राइट व्हाट आई विल गेट बाय एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टू रैशनल नंबर्स। अब आपको ये पूछ रहा है, इंटेजर्स वाले इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब ये पूछना चाहता है कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इससे हमें क्या मिलेगा? भाई देखो, रैशनल नंबर ऑलरेडी डेसिमल में है, फ्रैक्शन के टर्म्स में है। तो डेसिमल जो होता है वो मतलब कि वो कंप्लीट नंबर से हटके होता है। अगर आप 2 एक कंप्लीट नंबर है, इसको भी हम 2.0 लिख सकते हैं, ठीक। इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो ए भी रैशनल नंबर, ए भी रैशनल नंबर है, ये इंटेजर की तरह हमने इसको लिखा है तो इंटेजर दिख रहा है, लेकिन ये रैशनल नंबर भी है। तो अब रैशनल नंबर 1.5 प्लस 1.3, ये दोनों को ऐड करो, आएगा 2.8, ठीक, रैशनल नंबर। अगर मान लो कि 1.5 प्लस 1.5 करता तो वैल्यू क्या आती? 3। क्या है? इंटेजर आ रहा है, लेकिन इंटेजर भी तो रैशनल नंबर है, ठीक। यानी कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। इसके बाद में अगर इसको माइनस करते हैं तो भी आप देखोगे कि रैशनल नंबर ही मिलेगा। दो रैशनल नंबर्स को अगर माइनस करते हैं तो रैशनल नंबर मिलेगा। अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह से इसको आप देख लो। और डिवाइड करने से क्या मिलेगा? दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? आप इसको बाय एग्जांपल एक बार अच्छे से करके देख लो। ये एक्सरसाइज में आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर में बहुत ही बेसिक सी डिफरेंस थी। डिफरेंस सिर्फ यही थी कि दोनों ही डेसिमल के फॉर्म में इनका एक्सपेंशन किया जा सकता है, बाय डिफॉल्ट एक्सपेंशन हो जाता है। तो रैशनल नंबर रेशियो हैं, इनको डेसिमल के फॉर्म में जब एक्सपेंशन करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं
नहीं तो रेकरिंग डेसिमल्स आते हैं। लेकिन इररेशनल नंबर में जो वैल्यूज आते हैं डेसिमल के टर्म्स में, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होते हैं, यानी कि सेम डिजिट्स बार बार नहीं आते और ये डिफिनीशन कंटिन्यू आप करते चले जाओ इन्फिनिटी तक, इनका डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो चीज है कि रैशनल नंबर्स, जो दो रैशनल नंबर्स होते हैं, इनको डिवाइड करने से क्या हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये वाली जो चीज है वो रैशनल नंबर, यहां पे आप देख लो कि दो रैशनल नंबर है p/q और p1/q1 एंड p2/q2, ठीक। इन दोनों को डिवाइड किया हमने, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, p1 इंटू q2 हो जाएगा और q1 इंटू p2 हो जाएगा। ऊपर में क्या हुआ, ये दो इंटेजर्स हैं, ये दो इंटेजर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटेजर ही होगा, मान लो i1, और अल्टीमेटली नीचे में q1 और p2, ये दोनों भी इंटेजर्स हैं, इन दोनों का इंटेजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, i2। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली देखो तो ऊपर में इंटेजर नीचे में इंटेजर, लेकिन i2 इज नॉट इक्वल टू 0, i2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये भी एक रैशनल नंबर ही हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके साथ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर इररेशनल नंबर्स को लेकर के हैं, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।